राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को उनका मार्गदर्शन देने के लिए हम आमंत्रण करता हूं। जय आई असम, जय मां कामाख्या। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे असम प्रदेश के अध्यक्ष, ऊर्जावान सांसद भाई दिलीप सैकिया जी, हमारी बहनें उपस्थित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। आप बैठ जाएं। आपका स्वागत। मेरे सिर बहुत बहुत आपके लिए आभार व्यक्त करता हूं। हमारी सभी बहनों को, हमारे भाई और जिनके कार्यक्रम में और जिनको इस विधानसभा के लोग किस प्रकार से प्यार कर रहे हैं वो मैं देख रहा हूं। वैसे अपने भाई, इस क्षेत्र के विधायक और अपने मंत्री असम सरकार के पीयूष हजारिका जी को एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन कीजिए। आज यहां पर हमारे कई प्रत्याशी आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। रमाकांत जी, मैं आपको भी अभिनंदन करता हूँ। शशि कांता दास जी का भी अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर तपन दास जी का, अनिल सैकिया जी का, मुकुट देवनाथ जी का, अपने प्रत्याशी खलील रेहान जी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तपन जी हमारे एजीपी के उम्मीदवार हैं और हम ये मानते हैं कि पूरा एनडीए मिलकर चुनाव लड़ रहा है, यानी हर सीट पर भाजपा भी है और हर सीट पर एजीपी का भी उम्मीदवार है और हमारा उम्मीदवार भाजपा और एनडीए का, एजीपी का मिलकर है। इसलिए हम सभी सीटों पर पूरी ताकत और शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे। हमारे जिले के अध्यक्ष राम प्रसाद शंकर जी, रतुल शर्मा जी, अभिजीत नाथ जी, प्रणब ज्योति जी, राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया का काम देख रहे नेशनल स्पोक पर्सन के शर्मा जी, अरविंद दमानी जी, हमारे युवा साथी, हमारे प्रांतीय कलिता डेका जी, पल्लव जी, मल्लिका बरदोलोई जी, चंदन दास जी, देवाशीष दास जी और यहाँ पर बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी, मैं आप सबको नमन करता हूँ। आदि शक्ति जगत जननी माँ कामाख्या के इस पवित्र भूमि को शीर्ष झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। देवसाल शिव मंदिर की महिमा को भी मैं सत सत नमन करता हूं। इसी धरती ने हरिचंद्र गगोई, हेमो राम पातर, तिलक डेका, गुणवी राम बोरदलोई जैसे वीर क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। मैं उनके सर्वोच्च बलिदान को भी नमन करता हूं। आज का दिन जिस प्रकार से यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा है, पीयूष जी, चुनाव के पहले ही जनता ने बता दिया है कि वो कमल के साथ है, वो नरेंद्र मोदी के साथ है, हेमंत बिश्व शर्मा के साथ है, पीयूष हजारिका के साथ है। इसलिए मेरे मित्रों, लेकिन चुनाव को पूरी शिद्दत से लड़ना है। मुझे मालूम हुआ कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 77,000 की अंतर से आपने चुनाव जीता है। लेकिन मित्रों, मेरी माता बहनें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में
बहनों को लखपति बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं और आपकी सरकार, आपके हेमंत विश्व शर्मा की भी सरकार माता बहनों को स्वावलंबी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। तो मेरा ये मानना है कि अगर माता बहनों की इतनी चिंता नरेंद्र मोदी और हेमंत विश्व शर्मा करते हैं तो मेरे भाई पीयूष हजारिका और मेरे सभी उम्मीदवार भाई जो बैठे हैं यहाँ पर, उनको लखपति बनाकर आपको भेजना होगा। 1000 से नहीं, लाखों वोट से जिताने का काम करना होगा आपको। आज जिस असम की चर्चा हो रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी अभी पूरे असम प्रदेश के बूथ के अध्यक्षों से बात कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि पिछले 10 वर्षों में असम किस प्रकार से विकास के साथ, विश्वास के साथ और अपनी विरासत को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमें याद करना चाहिए 10 वर्ष पहले का समय, जब इसी असम की चर्चा हिंसा के लिए होती थी, इसी असम की चर्चा पलायन के लिए होती थी, इसी असम की चर्चा निवेश के लोग यहाँ से भाग रहे थे, उसकी चर्चा होती थी। लेकिन आज असम की चर्चा उसके नई संभावनाओं के लिए होती है, नई उम्मीदों के लिए होती है और असम की चर्चा विकास को नई उड़ान देने के लिए होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरी माता बहनें, मेरे युवा साथी आज असम को लगातार आगे बढ़ाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रहे हैं और लगातार असम के वासियों का जो आशीर्वाद मिल रहा है उसके कारण हम असम प्रदेश के विकास को लगातार गति दे पा रहे हैं। हमारे इसी असम की जनता का आत्मविश्वास क्यों नहीं बढ़ेगा? आज हर गरीब को घर का आवास बनने की योजना पे काम चल रहा है, महिलाओं का गैस कनेक्शन मिला है, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों का आशियाना बनाने का काम हुआ है और मुफ्त इलाज आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को इलाज करने के लिए सहायता राशि मिल रही है। तो हमारे आसाम के लोगों को कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो प्यार और स्नेह मिल रहा है। कोई पहला ऐसा प्रधानमंत्री होगा जो प्रधानमंत्री बनने के बाद, मुझे जो जानकारी है, करीब 38 बार से अधिक नॉर्थ ईस्ट के कई प्रांतों में आ चुके हैं। पहले के प्रधानमंत्री 5 साल में एक बार भी अगर आ जाते थे तो लोगों को लगता था कि प्रधानमंत्री आ गए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी केवल आते ही नहीं हैं, जब जब आते हैं असम की जनता को नई सौगात देते हैं, नई योजनाओं का तोहफा देते हैं। आज असम की जो स्थिति पर यहां पर लगातार कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो मैं कहता हूं हमेशा कि अगर हम अब असम के लोगों को उसका हक दिलाने की लड़ाई लड़ते हैं तो उन्हें तुष्टीकरण लगता है। हम अगर असम के लोगों को उसके जमीन का हक दिलाने की बात करते हैं तो उनको तुष्टीकरण लगता है। हम असम के लोगों का घर बनाने की बात करते हैं तो उनको तुष्टीकरण लगता है। हम असम के लोगों के लिए विकास की नई योजना लाते हैं तो उनको तुष्टीकरण लगता है, क्योंकि कांग्रेसियों का हाथ घुसपैठियों के साथ है और भाजपा का विश्वास असम की जनता के साथ है। हम मानते हैं कि कांग्रेस के लोगों ने घुसपैठियों के माध्यम से इस असम प्रदेश को पलायन के दौर में मजबूर किया था। पूरे असम को चिकन नेक बनाकर असम में लगातार एक पूरे से बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रास्ता खोल दिया था। मुझे गर्व है असम की जनता पर कि उन्होंने भाजपा की सरकार बनाई और आज इन घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, आपकी सरकार कर रही है। मैं आज, लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कठोर फैसले लेती है, लेकिन अगर हमें देश की रक्षा के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति, देश की माता बहनों की सुरक्षा के लिए अगर कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं तो हम कठोर निर्णय लेंगे, क्योंकि हमें अपनी जनता के प्रति जवाबदेही है। लोग कहते हैं कि भाजपा कठोर है, तो हम कठोर हैं
क्योंकि हमें अपनी माता बहनों की सुरक्षा चाहिए, हमें अपने युवाओं को रोजगार देना है, हमें अपने क्षेत्र के किसानों को संबल प्रदान करना है, हमें अपने राज्य में नए नए निवेश के अवसर उत्पन्न करने हैं। मैंने इसलिए इस बात को कहा कि आज जब कुछ लोग, वही राहुल गांधी जी जालीदार टोपी पहनकर घूमने में परहेज नहीं करते थे, लेकिन अब वो समय बदल गया है। अब असम के लोग उसकी अस्मिता के प्रतीक का कोई जो अपमान करे उसको सजा देने का काम करते हैं। आज ही से कुछ दिन पूर्व गणतंत्र दिवस का दिन था, मैं भी उस कार्यक्रम में उपस्थित था। राहुल बाबा को जब असम के प्रतीक चिन्ह सम्मान स्वरूप दिया गया, प्रतीक का गामोसा का जो गमछा दिया गया, वो गमछे को उन्होंने उतार कर अलग रख दिया। और यही असम के लोगों को जानना चाहिए कि जो व्यक्ति असम के उस गमछे का, उस संस्कार का, उस विरासत का अपमान करता है, पर मस्जिद जाने के पहले जालीदार टोपी पहनना नहीं भूलता, इस बात को याद रखना चाहिए। हम किसी भी हाल में ऐसे लोगों को माफ नहीं कर सकते हैं जो असम के प्रतीक के साथ, असम के सम्मान के साथ खेलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक वाक्य हमारे शब्दों में हमेशा रहता है माननीय प्रधानमंत्री जी के, कि जैसे ए फॉर एप्पल और ए फॉर असम होना चाहिए, उसी प्रकार से विकास की गाथा भी असम से शुरू होनी चाहिए। इस बात का प्रधानमंत्री जी हमेशा वकालत करते हैं। और ए से ही आत्मनिर्भर भारत होता है, और हम भारत के साथ साथ असम को भी आत्मनिर्भर असम बनाना चाहते हैं। और इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निवेश भी ला रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ की माता बहनों को स्वावलंबी बनाने का, उनको अपने पैर पे खड़े होने का और खुद के रोजगार करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। ये मामूली परिवर्तन नहीं है मित्रों, इस परिवर्तन से ही हम विकसित असम के सपने को पूरा कर पाएंगे। आज के दिन जहां लगातार कांग्रेस की सरकारों ने पिछले जब 10 वर्ष पूर्व जब ये सरकारें चलती थी, तो हर इलाके में हिंसा की घटनाएं होती थी, हर आम आदमी तनाव में रहता था। मेरा असम आना 2009-10 से हो रहा है। दिलीप सैकिया जी हमारे उस समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, मैं उस समय असम का प्रभारी था। मुझे याद है 1962 के शहीदों को नमन करने के लिए इसी गुवाहाटी असम के प्रदेश में हम लोगों ने शहीद श्रद्धांजलि यात्रा निकाली थी, जो यात्रा गुवाहाटी से तवांग बोमला तक गई थी। वही 62 के शहीदों को नमन करने के लिए, जिन शहीदों को, जिस असम को उस समय के प्रधानमंत्री जी ने इसलिए छोड़ दिया कि उनको लगता था कि असम के एक राज्य का टुकड़ा है, एक जमीन का टुकड़ा है। उन्होंने असम को इन शब्दों के साथ छोड़ा कि मेरी भावनाएं असम के लोगों के साथ हैं। लेकिन आज के देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरे लिए 140 करोड़ जनता मेरी ताकत है, मेरी ऊर्जा है, मेरा परिवार है। ये संवाद हमारे प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री जी ने देश के 35 करोड़ की आबादी को चुनौती कहा, लायबिलिटी कहा। यह अंतर है नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व और कांग्रेस के नेतृत्व में। हम जब कहते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व कंप्रोमाइज नेतृत्व है, तो उसके पीछे हमारे तर्क हैं। हमें याद होना चाहिए किस प्रकार से असम को और अरुणाचल के लोगों को छोड़ दिया गया था चाइना के उस युद्ध में। मैं खुद भी उस बॉर्डर पे गया था और मैंने देखा कि हमारे सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार हुआ। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, उस समय की कांग्रेस की सरकार ये मानती थी कि अगर हम अपने सीमाओं पे सड़क बना देंगे तो पड़ोसी मुल्क के सैनिक हमारे घर में आ जाएंगे। ये सोच था उस समय के नेतृत्व का। पर आज हमारे प्रधानमंत्री का सोच है कि हम अपनी सीमाओं तक सड़क भी बनाते हैं और हेलीपैड भी बनाते हैं, एयरपोर्ट भी बनाते हैं, और इस फक्र के साथ अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं कि सैनिक, हमारे सेना के लोग, आप पूरी दृढ़ता से निर्णय लीजिए। आपके हर निर्णय के साथ भारत की सरकार है। कोई अगर ईंट फेंकता है तो ईंट का जवाब पत्थर से दो, पर 1 इंच जमीन भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें याद होना चाहिए
किस प्रकार से नेहरू ने हजारों एकड़ जमीन चाइना को गिफ्ट में देने का काम किया। लेकिन हमारी सरकार ने जब जब हम पर हमला हुआ, हमको कोई अटैक हुआ, आपको याद होगा इसी कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की, हमारे सैनिकों के सर काट लिए जाते थे और दिल्ली में बैठी हुई सरकार मौन रहती थी। पर अगर आज हमारी माता बहनों का किसी का सिंदूर उगाने छीनने का प्रयास कोई सरकार, कोई उग्रवादी करता है तो निश्चित रूप से सजा देने का काम दिल्ली में बैठी हुई सरकार करती है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाता है। मैंने इसलिए इस बात को कहा मित्रों कि अगर नीति सही है, नियत सही है और नेतृत्व सक्षम है तो निर्णय लेने की क्षमता दिखती है। लेकिन नेतृत्व जहां नहीं हो, जहां नियत नहीं हो और जहां पर नीतियां भी नहीं हो, वहां पर राहुल बाबा जैसा नेतृत्व होता है जो देश की नीतियों के साथ, देश की सुरक्षा के साथ कंप्रोमाइज करता है। मुझे तो मालूम हुआ है यहां के भी, असम के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को तो बाहर की नागरिकता दिलाते हैं लेकिन अपने असम के लोगों की चिंता नहीं करते और कहते हैं कि हम यहाँ स्कूल खोलेंगे। आपको जब मौका मिला था तो आपने यहाँ के लोगों की शिक्षा की चिंता नहीं की, ये जरूर किया कि अपने बेटों को विदेश भेजकर उनके शिक्षा की चिंता की और उनको नागरिकता भी बाहर का दिलाने का प्रयास किया। इसका जवाब भी जनता देगी, मुझे पूरा भरोसा है। असम की भाजपा सरकार ने कई योजनाओं का लाभ यहाँ पर दिया है। मुझे मालूम हुआ अनुनोदय योजना के माध्यम से 40 लाख अभ्यर्थियों को हर महीने 1250 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है। और अभी हमारे भाई पीयूष जी बता रहे थे किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के बड़े सेंटर को आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। ये सामान्य फैसला नहीं है। देश में कुछ राज्यों को ये तोहफा मिला होगा, उसमें असम एक राज्य है। ये दिखलाता है कि नरेंद्र मोदी का असम के लोगों के प्रति क्या प्यार है और स्नेह है। और एक संस्था सेमीकंडक्टर की बनती है तो हजारों लाखों युवाओं को रोजगार का नया अवसर मिलता है। आज जो हमारे असम के युवा पलायन के दौर में मजबूर थे, आज उनको हमारी सरकार असम में ही नई नौकरी और नए अवसर देने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ इस ब्रह्मपुत्रा नदी पे हम लोग उत्तर गुवाहाटी और दक्षिण गुवाहाटी की बात करते थे, पर मुझे इस बात की खुशी है कि नवनिर्मित कुमार भास्कर वर्मा सेतु के बन जाने से अब उत्तर गुवाहाटी और दक्षिण गुवाहाटी नहीं, अब केवल गुवाहाटी नजर आएगा। कहीं ना कहीं हमने दूरियों को कम करने का काम किया, हमने दूरियों को जोड़ने का काम किया है। यही है नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार का अंतर। और मैं इसलिए इस बात को कहता हूं कि आज असम में जहां एक समय मात्र 6 चिकित्सा महाविद्यालय से आज 14 से अधिक चिकित्सा महाविद्यालय खुल चुके हैं और 10 नए महाविद्यालयों का काम चल रहा है। ये दिखाता है कि किस प्रकार से असम के लोगों को चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का अवसर भी सृजन हो रहा है। मुझे याद है दिलीप सैकिया जी जब अध्यक्ष थे तो बिहार में कुछ लोगों को इलाज के लिए कभी कभी भेजते थे और मुझे याद है कभी किसी का पैर टूट जाता था तो फ्रैक्चर के स्थिति में भी उसको बिहार और पटना जाना पड़ता था। पर मुझे 10 वर्षों में दिलीप सैकिया का एक बार भी फोन नहीं आया, क्योंकि अब असम में इतने अवसर हो गए हैं, इतनी व्यवस्थाएं हो गई हैं कि असम को लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा भी यहीं मिल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का पहला सौगात भी असम को ही दिए हैं। तो आज असम के लोगों को जिस प्रकार से लगातार योजनाओं का सौगात, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का प्रयास, और मैं देखता हूं किस प्रकार से एक एक व्यक्ति से हमारा मुख्यमंत्री जुड़ता है। हमारे विधायकों का जुड़ाव जो एक एक जनता के साथ है वो दिखता है। हम केवल क्षेत्र के लोगों के साथ व्यक्तिगत संबंध ही नहीं, एक परिवार का संबंध बनाते हैं। उसके सुख दुख में खड़ा होने के लिए भाजपा का विधायक हमेशा काम करता है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होना चाहिए कोरोना का कालखंड। जब कोरोना के कालखंड में देश के सभी पार्टियां, जो अन्य पार्टियां काम करती हैं, उनके नेता और कार्यकर्ता कहीं और जाकर छिप गए थे, पर भाजपा का कार्यकर्ता पूरी तरह से सेवा के भाव से एक एक गरीब जनता के सेवा में निकल पड़ा था।
हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की उस आपदा के समय में पूरे देश के साथ खड़े होने का काम किया। और जब उस समय वैक्सीन की बात आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे देश की जनता को वैक्सीन के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, हम सबको फ्री वैक्सीन देंगे, कोई गरीब को वैक्सीन के लिए अपने कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा विषय अगर किसी ने किया तो हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, समय बदल रहा है, हम विकसित असम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लगातार देश में डबल इंजन की सरकार के माध्यम से, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य में हो, हम विकास को नए ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। और यही कारण है कि डबल इंजन की सरकार का लाभ असम को पूरा मिल रहा है। माननीय हेमंत बिश्व शर्मा हर समय नई योजनाओं को लाने में लगे हैं, तो यहाँ की सरकार के मंत्री उसको जमीन तक उतारने में लगे हैं। मैं आज यहाँ के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की चर्चा कर रहा था और इसको मेक इन इंडिया और मेड इन असम सेमीकंडक्टर चिप बनाने की योजना पे काम करना है। यानी केवल मेक इन इंडिया नहीं होगा, मेड इन असम भी होगा। ये भावना हमारे असम की सरकार का है। और मैं अभी हाल ही में जागी रोड में 5,923 करोड़ की लागत से एक आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की भी योजना पे काम शुरू हुआ है। मुझे लगता है जब सेमीकंडक्टर की योजना पूरी होगी तो एक नया स्मार्ट शहर भी पूरे असम को मिलेगा, जिसमें नए निवेश के अवसर उत्पन्न होंगे। मैं आज यहाँ के लोगों से आग्रह करने आया हूँ, जो बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात का गवाह है कि असम में सरकार के प्रति क्या लगाव है आपका। सरकार ने जिस प्रकार से आपके साथ मिलकर काम किया है, आपके सुख दुख में खड़ा होने का काम किया है, तो जनता भी आज हमारे साथ खड़ी है। लेकिन मित्रों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि वो पुराना दौर लौटने ना पाए। हम उन पुराने दौर के लोगों को, जिन्होंने इस राज्य को विकास की कड़ी में पीछे रखा, हमें वो भूलना नहीं चाहिए। यही वो असम है जिसकी चर्चा उग्रवाद के लिए होती थी, इसके सीमाएं का सुरक्षा के लिए होती थी। निवेशक डरते थे और युवाओं के सपने टूट जाते थे। आज हम उस असम को आगे बढ़ाने के लिए, एक विकसित असम बनाने के लिए, एक मजबूत असम बनाने के लिए, एक सुरक्षित असम बनाने के संकल्प के साथ इकट्ठा हुए हैं। आइए अपने वीर लाचित बोरफुकन की वीरता को स्मरण करें, माँ कामाख्या की शक्ति को स्मरण करें और ब्रह्मपुत्रा की ऊर्जा को अपने अंदर संकल्प में उतारें और इस असम के विकास को एक संकल्प के साथ आगे बढ़ाएं। इस नारे के साथ कि न असम कभी झुकेगा, न कभी असम रुकेगा और असम हमेशा आगे बढ़ेगा, इस संकल्प के साथ आप सब कोई तो 9 अप्रैल को चुनाव होने वाला है और 9 अप्रैल का दिन असम के विकास को एक नई उड़ान मिलने वाली है। मैं यहाँ पर आए हुए अपने सभी माता बहनें, सभी अब असम के नागरिकों से आग्रह करूंगा कि आपने हमें जो वोट दिया है, हम उसको सेवा के भाव से काम करेंगे। आपने जो हमको मजदूरी करने का मौका दिया है, भाजपा का एक एक प्रत्याशी आपके लिए सेवक बनकर काम करेगा, आपकी सेवा के लिए काम करेगा। तो आइए 9 अप्रैल को फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाइए। हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में एक विकसित असम बनाने के संकल्प को हम पूरा करेंगे। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद থাকিল। भारत माता की, भारत माता की। नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी, नितिन नवीन जी, दिलीप शइकिया, दिलीप शइकिया, पीयूष हाजरिका देव, पीयूष हाजरिका। बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की। बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, हिमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद। ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত আমি ধন্যবাদ জনাইছো মাননীয় নীতিন নবীনজীক।